हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सीटेट सितंबर का तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हैं? जेटेट में तो अभी एग्जाम में टाइम है। जेटेट में भी तो टाइम है, उसमें एग्जाम होने में भी कम से कम अगस्त महीने से पहले तो एग्जाम होने वाला नहीं है। उसके बाद जैसा रहा, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताएं। पिछले वीडियो में हमने साइंस का वीडियो डाला है, सोर्स ऑफ फूड, और सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट में हैं जीन पियाजे, वाइगस्की और आज कोलबर्ग। जीन पियाजे, वाइगस्की और कोलबर्ग से कम तीनों मिला के 5 से 6 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में रहता ही है। सीटेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का आने वाला एग्जाम, आगामी एग्जाम है, जे टेट का है, हरियाणा टेट का है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो चुका है। चलिए आज शुरू करते हैं। कोलबर्ग, नैतिक विकास का सिद्धांत। कोलबर्ग ने क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। चलिए तो शुरू करते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग ने मॉरलिटी का नैतिकता का विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिकता क्या होता है? मॉरलिटी। ये पीडीएफ दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में। जिस भाषा में समझ में आता है उसमें आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नैतिकता, मॉरलिटी, यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझ मिलता है। बालक अपने सामाजिक परिवेश से ही सही और गलत की अवधारणा सीखता है। सही और गलत का अवधारणा बच्चा कहाँ सीखता है? अपने समाज से। Quality, it is the quality that help us differentiate between right and wrong. A child learns the concept of right and wrong from their social environment. Morality क्या है? Morality जो है बच्चे को सही और गलत में अंतर करना सिखाता है। जैसे चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, सही चीजें, सही परवरिश जरूरी होता है, बहुत सारी चीजें। कुछ ये बच्चा कहाँ सीखता है? समाज के द्वारा। छोटे बच्चों में मॉरलिटी का विकास नहीं होता। मॉरलिटी का विकास हमेशा कुछ एज के बाद ही होता है। जब बच्चा बड़ा होने लगता है उसे लेके ये जीवन पर्यंत तो इस चीज का गुण आता ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। लॉरेंस कॉलबर्ग कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। यदि पूछे लॉरेंस कॉलबर्ग ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो नैतिक विकास का प्रतिपादन। एग्जाम में पूछता भी है इनके थ्योरी से कुछ न कुछ। उन्हें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को आधार बनाया। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। लॉरेंस कॉलबर्ग ने जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को बेस बनाया है। चलिए, हिंज की दुविधा। कॉलबर्ग ने नैतिक विकास को समझने के लिए ये बच्चों को कई कहानियां सुनाई, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी हिंज की दुविधा। हिंज की दुविधा क्या थी? हिंज के सामने बहुत सारा, हिंज डिलेमा के बारे में आपने सुना होगा, आपने बीएड जब किया होगा तो वहां पर आपने इस चीज को पढ़ा होगा, हिंज डिलेमा। चलिए आगे देखते हैं हिंज डिलेमा क्या है। चलिए, नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में आने वाली मानसिक उलझन या कठिन परिस्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। नैतिक दुविधा क्या कहते हैं? सही और गलत में लेने वाले। जैसे कि कोई आदमी जिसकी पत्नी बीमार थी, वो गया मेडिकल शॉप पर, जहाँ पर उसको दवाइयों का आज जितना दाम था, जितने प्राइस था, उतने पैसे उसके पास नहीं थे। रात का समय था। उसके पास दो तरीका था, या तो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वो दवाइयाँ चुरा ले, और या तो फिर छोड़ दे। इस सही चोरी करना उसने बचपन से सीखा हुआ था कि चोरी करना गलत बात है, नैतिकता के खिलाफ है, लेकिन अपनी पत्नी की जान बचानी भी थी। तो ऐसे दुविधा को क्या कहता है? डिलेमा, जो नैतिक दुविधा कहता है। वो यदि दवाई लेके नहीं जाता तो उसकी पत्नी बीमार, पत्नी मर जाएगी। और यदि दवाई लेने के लिए पैसे चुराता है, चाहे दवाई चुराता है, तो ये नैतिकता के खिलाफ है। तो इसी को कहते हैं मोरल डिलेमा। ये बहुत बड़ी उलझन है कि वो सही और गलत में वो फैसला नहीं ले पाना, इसी को मोरल डिलेमा कहा जाता है। चलिए, नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग, सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल तार्किक चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा जाता है।
moral reasoning, the thinking and reasoning process involved in making judgments about what is right and what is wrong. moral reasoning. आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट में बताइए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ये पीडीएफ बहुत जरूरी है, ये सब पीडीएफ आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग एमसीक्यू आराम से पढ़ सकते हैं। आज के सेशन में 10 एमसीक्यू भी है जो पिछले प्रीवियस ईयर से ही पीवाईक्यू है। चलिए, लॉरेंस कॉलबर्ग ने अपनी इस विकास के सिद्धांत को अपने 4 स्तरों में बांटा है, लेवल स्टेज में बांटा। सबसे पहला लेवल कौन है? प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी, पूर्व परंपरागत स्तर। ये 4 से 10 वर्ष तक का बच्चा होता है। 4 से 10 वर्ष तक का बच्चा को क्या कहता है? प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी, पूर्व पारंपरिक स्तर। ये एग्जाम में पूछा जाता है प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी का एज कितना होता है? 4 से 10, 6 से 10, 6 से 12। तो इसका सही आंसर होगा 4 से 10 साल, प्री कॉन्वेंशनल मोरल स्टेज। इसमें क्या होता है? दंड और आज्ञाकारिता। बालक को नियमों की, नैतिकता की कोई खास, इस स्टेज में बच्चे को नियम और नैतिकता की कुछ खास जानकारी नहीं होती है, उसका मोरल डेवलपमेंट नहीं हुआ। वह दंड और आज्ञाकारिता का ही नियम पालन करता है और शारीरिक दंड की वजह से वो सही और गलत की का जो समझ होता है उसके अंदर आता है कि नहीं ये चीज़ हम करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। बालक नियमों को स्थिर और निरपेक्ष मानता है। नियम तोड़ने पर मिलने वाले शारीरिक दंड से ही वो सही और गलत की व्याख्या करता है। जैसे ये चोरी करना गलत बात है, यदि हम किसी का सामान उठा, छोटा बच्चा किसी का सामान उठाता है उसके माता पिता द्वारा या फिर उसे गार्जियन द्वारा उसको डांटा जाता है, उसको मना कहता है नहीं ये गलत चीज़ है, इस दूसरे का सामान नहीं लेना चाहिए। तो इस स्टेज में बच्चे का नैतिक विकास नहीं हुआ होता है, बस शारीरिक दंड से वो जानता है कि नहीं दंडित किया जा रहा है तो मतलब ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट, इसको पनिशमेंट ऑबिडियंस भी कहा जाता है स्टेज 1 को। द चाइल्ड व्यू रूल्स एज फिक्स एंड एब्सोल्यूट, ओबेइंग द रूल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज मीन टू अवॉइड फिजिकल पनिशमेंट। स्टेज 2, साधनात्मक सापेक्षतावादी जैसे को तैसा। यहाँ नैतिकता, अहंकार और परस्पर विनिमय पर चलता है। बालक सोचता है कि जिस काम से मेरा हित हो पूरा वही सही है। बच्चे इसमें नैतिकता का बस वही जानता कि इस काम से मेरा फायदा हो रहा है। जैसे छोटे बच्चे को कोई काम दे दीजिए, लो ये काम करो तुमको 5 रुपया दूंगा, अच्छा तो टॉफी दूंगा, तो वो काम बच्चा आसानी से कर देता। तो बस उसको अपने हित के लिए किया गया काम उसके लिए सही है और गलत है। Instrumental relativity, tit for tat. Right behavior is defined by whatever best serves the child's individual self-interest and reciprocal exchange questions. Okay. चलिए, अब सेकेंड स्टेज, लेवल सेकेंड। फर्स्ट था प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी 2 स्टेज में बांटा गया था, जो एक शारीरिक दंड से और दूसरा है टिट फॉर टैट, जो मतलब अपना एक दंड, शारीरिक दंड से बचने के लिए सही या गलत का निर्णय लेता है, और दूसरा में था कि वो उसके लिए जो हित में है वही सही है। और सेकेंड लेवल में क्या है? कन्वेंशनल मोरालिटी, पारंपरिक स्तर। इसका आयु क्या हटा? 10 से 13 वर्ष की आयु में बच्चा इस चीज को, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, समाज या परिवार से प्रशंसा पाना मुख्य लक्ष्य होता है। बालक दूसरों की अपेक्षा पर खरा उतरने की कोशिश करता है। इसमें नैतिकता का मूल्य बस इतना ही समझता है कि उसका खुद की प्रशंसा, इसको प्रशंसा की अवस्था भी कहा जाता है। जैसे कोई कोई काम कर देना, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, इसने तो अपना सारा होमवर्क कर लिया या फिर अपना सारा काम कर लिया। तो इस स्टेज में बच्चे को क्या कहा जाता है कि समाज या परिवार से उसको मिलने वाली शाबाशी के लिए, उसे प्रशंसा के लिए ही वो नैतिकता का पालन करता है। इसको कन्वेंशनल मोरालिटी कहा जाता है। 10 से 13 साल का बच्चा में ये पाया जाता है। Stage 3, good boy, good girl, nice girl. The focus is on living up to social expectations and roles. Morality is driven by the desire for social approval and praise. Okay. Stage 4, कानून और सामाजिक व्यवस्था। बालक मानता है कि समाज की स्थिरता के लिए कानून का अंधाधुन पालन करना हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। इस अवस्था में बच्चा कानून का अंधाधुन सामाजिक नियमों का पालन करता है। मतलब उसका है कि कानून नहीं तोड़ना चाहिए तो नहीं तोड़ना चाहिए, उसके चाहे नैतिकता के लिए वो कुछ भी कर जाता है। कानून का अंधाधुन पालन करना हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। उस बच्चे का बस विकास इतना ही हुआ रहता है कि कानून को का हर रूल को सही मानता है। समाज को नहीं बदलना है तो नहीं बदलना है, समाज के नियमों का पालन करना है तो करना है, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। वो सामाजिक नियमों का बहुत कड़ाई से पालन करता है।
भले बाद में जाके वो नियमों का उतना ये नहीं करता, लेकिन उस समय उसको समाज के अंदर ये नियम गलत है तो गलत है, उसमें सही नहीं हो सकता है। उसके लिए चाहे तो उसको कोई गलती कर दे उसको फांसी का सजा सुना दिया जाए, बस वैसा ही है। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। द इंडिविजुअल फोकस ऑन मेंटेनिंग सोशल order by blindly following laws, respecting authority and performing one's social duties। चलिए लेवल 3 कौन सा है? पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी उत्तर पारंपरिक स्तर जो 13 ईयर्स उसके बाद प्लस 13 ईयर और उसके बाद यदि उसके बाद तक यदि उसको 19-20 साल तक यदि उसका नैतिक विकास नहीं हुआ तो उसका नैतिक विकास कभी नहीं होता है। स्टेज 5 सामाजिक अनुबंध अनुमुक्ता। व्यक्ति मानता है कि समाज के कल्याण के लिए नियमों को बदला जा सकता है, व्यक्तिगत अधिकारों और लोकतांत्रिक सहमति को महत्व दिया जाता है। इसमें माना जाता है कि व्यक्ति के कल्याण के लिए सामाजिक रूल या फिर कानून को बदला जा सकता है। जिस इससे पहले वाले जो स्टेज 4 था, मतलब स्टेज 4 लेवल 2 में, उसमें वो नैतिकता का विकास यही समझता है कानून का पालन होना चाहिए, चाहे उसके लिए जो कुछ हो जाए। लेकिन ये लेवल 3 मतलब पोस्ट कॉन्वेंशनल में, कॉन्वेंशनल स्टेज में जो वो रहता है सामाजिक नियमों का पालन करता है, उसके लिए कुछ भी हो सामाजिक नियम का पालन होना चाहिए। बट स्टेज 5 में ये चीज बदल जाता है, उसका इतना नैतिक विकास हो जाता है कि समाज के कल्याण के लिए नियमों को बदला जा सकता है, उसमें लचीलापन, लोकतांत्रिक सहमति को महत्व दिया जाता है और व्यक्तिगत अधिकारों को महत्व दिया जाता है। लेकिन इससे पिछले वाले स्टेज में क्या था कि उस कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज में उसमें कानून और सामाजिक नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, उसका वही सही होता है। बट 13 साल के प्लस वाले के साथ बच्चों में ये विकास हो जाता है कि नियमों को बदला जा सकता है, व्यक्तिगत समाज कल्याण के लिए लोकतांत्रिक सहमति के को महत्व दिया जाना चाहिए। Stage 5 social contact orientation। Rule and law are seen as flexible tool for human welfare. They can be changed through mutual concerns for the greater good। Stage 6 इसको क्या जाता है? सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत। व्यक्ति आंतरिक विवेक को कॉन्सियंस के आधार पर आत्म चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, चाहे वो कानून के विपरीत ही क्यों ना हो। उसका मन यदि बोलता है कि नहीं ये चीज गलत है तो गलत है, उसके लिए कानून के विपरीत होना ही। जबकि स्टेज 4 में जो था कानून और सामाजिक रूल के लिए मतलब कड़ाई से पालन करता है। स्टेज 5 में लचीलापन आ जाता है कि नहीं समाज के कल्याण के लिए नियमों को बदला जा सकता है। और स्टेज 6 में आंतरिक विवेक, उसके अंदर का खुद की सोचने समझने की क्षमता हो जाता है कि वो अपनी आत्म के आवाज को सही मानता है, नैतिक सिद्धांत का जो पालन करता है कि कानून के चाहे उसके लिए कानून के विपरीत ही क्यों ना जाना पड़े, उसका मन जो बोल रहा है वही सही है। नैतिकता का विकास उसके अंदर हो चुका था। इसको क्या कहता है? सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत कहा जाता है स्टेज 6 को। ये लेवल 3 में आता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में, जो 13 ईयर्स प्लस रहता है। स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन इंटरनलाइज्ड सेल्फ चूजन abstract ethical principle of justice and human right guided by conscience। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है उन्होंने, कोलबर्ग ने, उनकी आलोचना भी हुई। कैरल गिलिगन ने इसकी आलोचना की। कैरल गिलिगन ने क्या कहा? चलिए सुनते। कोलबर्ग के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना उनकी शिष्या कैरल गिलिगन ने की। कैरल गिलिगन कौन थी? कोलबर्ग की ही स्टूडेंट थी। उन्होंने कहा कि कोलबर्ग का सिद्धांत लैंगिक रूप से रूढ़िवादी है। कोलबर्ग ने सारे स्टेज में लड़कों का जिक्र किया कि इतना साल का लड़का, लड़कियों का जिक्र नहीं किया, इसलिए उन्होंने लैंगिक रूढ़िवादी से जेंडर बेस्ड के तौर पर इन्होंने कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की है। कैरल गिलिगन्स क्रिटिसिज्म। द मोस्ट significant critics came from his student Carol Gilligan. She argued that the theory is gender based। कैरल गिलिगन कौन थी? कोलबर्ग की ही स्टूडेंट है जो आलोचना कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किया है इन्होंने। एग्जाम में पूछ सकता है कि कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी। 2-3 आपको नाम दे देंगे जिसमें से कैरल गिलिगन सही है। और किस बेसिस पे किया था? लैंगिक रूप से रूढ़िवादी, जेंडर वाइज्ड।
सेकेंड है देखभाल की नैतिकता, एथिक ऑफ केयर। गिलिगिन के अनुसार पुरुषों की नैतिकता जहां न्याय पर आधारित होती है, वहीं महिलाओं की नैतिकता देखभाल पर समझ पर आधारित होता है। गिलिगिन ने क्रिटिसिज्म की है कि पुरुषों को न्याय मतलब यदि न्याय करना है तो पुरुषों को दे दिया जाता है कि नहीं पुरुष न्याय करेगा और महिलाएं जो होती है वो घर का देखभाल करेंगे, बच्चों का देखभाल करेंगे। तो ये इस पर मोरालिटी का स्टेज थी डेवलपमेंट का थ्योरी देना सरासर गलत है। कैरी गिलिगिन के अनुसार क्रिटिसिज्म किया है उन्होंने एथिक ऑफ केयर। चलिए ethic of care. According to Giddens, man's morality is centered around abstract justice, whenever woman's morality is based on care, empathy और relationships. और सही भी है, महिलाओं के को दिया जाता है नहीं तुम रिश्तों का केयर करो, घर का केयर करो, बच्चों का केयर करो, और जस्टिस करने का अधिकार पुरुषों को दिया जाता है। इसी के गिलिगन ने इस चीज़ का क्रिटिसिज्म किया है कि इस हिसाब से कॉलबर्ग का सिद्धांत गलत सही नहीं है पूरी तरह से। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। चलिए अब कुछ PYQ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोलबर्ग के अनुसार एक बच्चा जो नियमों को इसलिए मानता है ताकि उसे माता पिता से डांट ना पड़े, वह नैतिक विकास के किस स्तर पर है? सीटेट पैटर्न पर सीटेट में पूछा भी जा चुका है। आप लोग बताएं, प्री कॉन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर और औपचारिक स्तर। प्री कॉन्वेंशनल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल या फॉर्मल लेवल। आप लोग सही आंसर बताइए। जिसे बच्चा माता पिता के डांट के डर से वो नैतिकता का पालन करता है या शारीरिक दंड से बचने के लिए, ये प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में होता है ताकि वो शारीरिक दंड से बचे। इसमें बच्चों का नैतिक विकास में इतना ही रहता है कि उसको लगता है नहीं इस काम को करने से उसके माता दादा उसको दंडित किया जाएगा या डांटा जाएगा, तो इस चीज़ को वो गलत मानता है। और जिस चीज़ से वो बच्चे को माता पिता द्वारा पुरस्कार मिलता है वो किस लेवल का है? आप लोग कमेंट में आंसर बताएं। प्री कॉन्वेंशनल लेवल में बच्चा बाहरी दंड से बचने के लिए ही सही नैतिकता का विकास का बस इतना ही उसका हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, कैरल गिलिगन ने लॉरेंस कोल्बर्ग के सिद्धांत के मुख्य आलोचना किस आधार पर की थी? संज्ञानात्मक विकास को नजरअंदाज करने पर, लैंगिक पूर्वाग्रह के आधार पर, बच्चों पर प्रयोग न करने के कारण, सांस्कृतिक तत्वों को अत्यधिक महत्व देने पर। इस स्टेट में पहले पूछ भी चुका है। कैरल गिलिगन किसने किया था? लैंगिक पूर्वाग्रह पर। कैरल गिलिगन कौन थी? कमेंट में आंसर बताएं। जेंडर बाइस फेमिनिस्ट, इसने किस आधार पर किया था? कोल्बर्ग का सिद्धांत में क्या था कि पुरुषों को जस्टिस के लिए रखा गया और महिलाओं को देखभाल के लिए। तो ये इस चीज का आलोचना की थी कैरल गिलिगन ने। इसको क्या लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बाइस। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चा सोचता है अगर तुम मुझे अपनी चॉकलेट दोगे तो मैं तुम्हें अपना पेन दूंगा। कोल्बर्ग के अनुसार यह किस चरण में आएगा? गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी ओरिएंटेशन, टीच फॉर टैट, यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। ये यूपी टेट और सीटेट में पहले पूछ चुका है। इसका आंसर वो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी और टीच फॉर टैट। अपने फायदे के लिए, जैसे तुम मुझे पेन दो तो मैं तुमको चॉकलेट, तुम मुझे चॉकलेट दोगे तो मैं तुम्हें पेन, अपने हित को करने के लिए। ये किस में आता है? इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन, टीच फॉर टैट। जैसे को तैसा, माने कि खुद का हित सोचता है पहले बच्चा, उसी को वो सही मानता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तर्कना का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल तार्किक चिंतन प्रक्रिया, सही और गलत के बीच फंसे होने की मानसिक उलझन, समाज द्वारा थोपे गए कठोर नियम, दंड से बचने का व्यावहारिक तरीका। बताइए आंसर, आप लोग बताइए। तार्किक नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग क्या है? सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल तार्किक चिंतन की प्रक्रिया, इसे ही कहा जाता है नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के किस चरण में कानून और सामाजिक व्यवस्था के नियमों का पालन करना हर नागरिक का परम कर्तव्य माना जाता है? यूपी टेट में पूछा जा चुका है। यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यूपी टेट जुलाई में होने वाला है। परमिशन एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून और सामाजिक व्यवस्था, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव ओरिएंटेशन। ये किस में आता है? स्टेज 4,
लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड, कानून और सामाजिक, जिसमें बच्चा सोचता है कि कानून को बनाए रखना, मतलब कानून का और सामाजिक नियमों का अनुशासन पालन होना चाहिए। ये लेवल 2 का स्टेज 4 है। लेवल 2 का स्टेज 4 मतलब 10 से 13 वर्ष के बीच में जो होता है, लेवल 2 स्टेज 4। क्वेश्चन नंबर 6, हिंज की दुविधा की कहानी का उपयोग कोलबर्ग के मुख्य रूप से किस चीज का अध्ययन करने के लिए किया गया? भाषा के विकास का, लैंग्वेज डेवलपमेंट, नैतिक विकास और तार्किकता, मोरल रीजनिंग, संवेगात्मक विकास, इमोशनल सिक्योरिटी, गत्यात्मक कौशल। किसके लिए किया था हिंज की दुविधा? डिलेमा, जिसमें बच्चों के सामने रखा गया था ताकि बच्चा डिसाइड कर सके कि हिंज का डिलेमा सही और गलत में निर्णय ले सके। ये क्या नैतिक विकास और तार्किकता के लिए क्या हिंज डिलेमा का उपयोग किया गया था, ताकि बच्चा कौन सा बच्चा किस टाइप का मोरल डेवलपमेंट से गुजरता, किस तरह से सोचता है, उसको चेक किया जा सके। हिंज डिलेमा। कोलबर्ग के अनुसार उत्तर पारंपरिक नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी की प्रमुख विशेषता क्या है? नैतिकता पूरी तरह से आंतरिक नैतिक सिद्धांतों और विवेक पर आधारित होती है। सामाजिक नियमों को आंख बंद करके पालन करना है। दंड से बचने के लिए बड़ों की आज्ञा मानना है। समाज में कोई अपनी अच्छी छवि बनाने की इच्छा रखना है। बताइए इसमें क्या होगा? पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या होता है? नैतिकता पूरी तरह से आंतरिक नैतिक सिद्धांतों और विवेक पर आधारित होता है। पोस्ट कन्वेंशनल या लेवल 3 का है। इसमें बच्चों का इतना विकास हो जाता है कि वो आंतरिक और अपनी समझ के हिसाब से नैतिकता का पालन करता है। ये नहीं कि जो मतलब आंखें बंद करके पालन करता है। लेवल 2 में स्टेज 4 में, इसमें सामाजिक और कानून के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। दंड से बचने के लेवल 1 का है। आप समाज में अच्छी छवि बनाने का, ये लेवल 1 का है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के नैतिक विकास के संदर्भ में कुल कितने स्तर परिभाषित किए गए हैं? ये यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलबर्ग के नैतिक विकास में कुल कितने लेवल किए गए हैं? 2 स्तर, 4 स्तर, 3 स्तर या 6 स्तर? ऑप्शन नंबर सी 3 स्तर और 6 स्टेज। कितने स्टेज हैं? 6 स्टेज। लेवल 2 है और स्टेज 6 है टोटल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक तर्क देता है कि कानून स्थिर नहीं है, उन्हें समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। यदि वे नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो कोलबर्ग के किस चरण में है? गुड बॉय, नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन, समाज अनुमुखता या पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस ओरिएंटेशन। ये ऑप्शन नंबर सी सोशल और कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन। ये किस स्टेज में है? लेवल 3 का 5 स्टेज, जिसमें कहा जाता है समाज के कल्याण के लिए नियमों को बदला जा सकता है। नियम समाज के लिए नहीं होता, समाज नियम के लिए नहीं होता, नियम समाज के लिए होता है। नियमों में लचीलापन हो, जिसमें नियम समाज के कल्याण के लिए नियमों को बदला जा सकता है। इसके विपरीत स्टेज 4 जो था उसमें क्या था कि समाज और कानून के नियमों को कड़ाई से पालन किया जाता है। लेकिन स्टेज 5 में, लेवल 3 में आते आते बच्चों का इतना विकास हो जाता है कि समाज के कल्याण के लिए नियमों में बदलाव होना जरूरी है, ये वो मानने लगता है, उतना उसका विकास उसके अंदर हो चुका रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख सीमा आलोचनात्मक बिंदु क्या माना जाता है? उन्होंने नैतिक तर्कना को महत्व नहीं दिया। उन्होंने सिद्धांत पश्चिमी संस्कृति पर केंद्रित किया था। उन्होंने कोई चरण प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने पियाजे के सिद्धांत की अनदेखी की। जैसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उनका सिद्धांत पश्चिमी संस्कृति पर आधारित केंद्रित था, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। कोलबर्ग का थ्योरी और कोलबर्ग और MCQ जितना इम्पोर्टेंट था मैंने करवा दिया। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को अपने दोस्तों से भी शेयर करें। यदि आपको इसका PDF चाहिए होगा तो कमेंट में बताएं, मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। बाइलिंगुअल में है, दोनों ही लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जो इसमें आप लोग को सुविधा हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।